नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम राजपूत और मैं आप सभी लोगों का मंथन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो ये आपका चैप्टर क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है, फिजिक्स का। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं चार्ज से। समझते हैं कि चार्ज क्या होता है। चलिए, चार्ज क्या होता है इसको जरा समझते हैं। तो चार्ज क्या होता है इसकी डेफिनेशन समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा एटम। एटम के अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि चार्ज वहीं से शुरू ही होता है। तो आप लोगों ने क्लास 9th में इसका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, 11th की केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम लोग को पता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ देता है देन इट विल बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो ये कैसा हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये बचा हुआ रिमेनिंग एटम कैसा हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव्स इट्स ऑर्बिट इट बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड रिमेनिंग एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो चार्ज क्या होता है आपको समझ में आया? तो ये होता है चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल जाएगा, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, सोडियम। तो सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 11। किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज सेम। ये दोनों कैसे रहते हैं? हमेशा सेम रहते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा सेम रहते हैं। तो इसमें क्या आता है, हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 281, 1:2 करके भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा? 281। अब आपने इसकी आउटर मोस्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, देन इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। व्हाई? बिकॉज इट हैव 11 प्रोटॉन्स आल्सो 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड वी रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है तो एक प्रोटॉन तो उसके उतने ही रहेंगे ना, 11 ही रहेंगे ना। तो 11 प्रोटॉन की वजह से क्या हो जाएगा? इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन पे या एक प्रोटॉन पे जो चार्ज का अमाउंट होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये होता है हमारा चार्ज। इट इज होल अबाउट द चार्ज। अब हम लोग समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो अभी हम लोगों ने जो चार्ज पढ़ा ना, 2 टाइप्स का, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। चार्ज 2 टाइप्स का होता है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स पे होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। ओके, अब देखिए जरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, उस पर टोटल चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू होती है। ओके, अब जरा देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया। अब जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते जाएंगे उतना ही चार्ज बढ़ता जाएगा। बट आप समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन पे इसका 2 गुना चार्ज होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स पे इसका 3 टाइम्स होगा, 4 इलेक्ट्रॉन पे इसका 4 टाइम्स होगा। तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही बढ़ा रहे हैं ना। तो क्वांटाइजेशन का मतलब है कि जो चार्ज होता है, नेट चार्ज, इट इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका इंटीजर मल्टीपल होता है टोटल चार्ज। दैट इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन चार्ज का मतलब होता है कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप अगर उनको ऐड करेंगे इस तरीके से तो क्या हो जाएगा? डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए n है। तो आप इसमें देखिए, अगर मैं इसमें ई को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 n। अब देखिए 1 प्लस 1 प्लस आप n टाइम्स जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? n ही तो हो जाएगा। सो इट इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये क्या बन गया? हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बन गया। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। वेयर n की वैल्यू क्या है? वेयर n इक्वल्स टू क्या है? n इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये 1, 2, 3 क्या है? ये इंटीजर वैल्यू है। अगर हम n की जगह 1 लगाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आ जाएगा, 2 लगाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आ जाएगा। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेवर कैन बी फ्रैक्शन। ये कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज इंटीजर। इंटीजर मतलब 1, 2, 3, 4, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आधा थोड़ी हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? हमेशा एक ही होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, है ना। आधा तो हो नहीं सकता, तो कभी भी इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होती है, कभी भी वैल्यू डेसिमल में नहीं होती है। दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए, अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ क्या बताता है? तो अभी मैंने इससे पहले आप लोगों को पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के जरिए से देखा था।
अब इस अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको कूलॉम ने डिफाइन किया था। तो किस तरीके से डिफाइन किया था जरा समझ लेते हैं। तो हम कोई भी दो चार्ज ले लेते हैं, ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब इन दोनों चार्जेस को किसी डिस्टेंस पे रखा है, उस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं r। तो कूलॉम ने ये ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि जो फोर्स होता है ना इन दोनों के बीच, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स, जो भी अभी फोर्स होगा वो हम लोग उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा देखेंगे कि किस तरीके से दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपल करते हैं, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, कैसे दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करते हैं, कैसे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो भी फोर्स है उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे देखेंगे। कैसे देखेंगे, तो जो फोर्स होता है ये ऑब्जर्वेशन में पाया गया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस। ये देखा गया कि ये जो चार्जेस का प्रोडक्ट है ना ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये होता है कि अगर इनके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी तो इस फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि ये चार्ज जो है इस फोर्स जो है इस चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, इसकी वैल्यू को कम करेंगे तो इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात कूलॉम ने जो ऑब्जर्व करी है वो क्या है, वो ये है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना r, ये कैसी है, इसके अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं तो फोर्स की वैल्यू कम होती चली जाती है। ठीक है, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो या चाहे वो रिपल्सन फोर्स हो। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया। अब ये ऑब्जर्वेशन में इन्होंने पाया कि आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये जो फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग, तो हमारे पास इक्वेशन बनती है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारी क्या हो गई, फोर्स की इक्वेशन होगी। ये आ गया हमारे पास फोर्स। अब देखिए ये जो फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इट इज नॉट इक्वल टू। तो प्रोपोर्शनलिटी और इक्वल में हम लोग जब भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या आता है, इक्वल आता है। तो ये इक्वल आता कैसे, जरा इसको समझ लेते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कि आपको 2 रुपीज में आपको 4 टॉफी मिलती है, तो 4 रुपीज में कितनी मिलेंगी, 8 टॉफी मिलेंगी। 8 रुपीज में कितनी मिलेंगी, 16 मिलेंगी। 16 रुपीज में कितनी मिलेंगी, 32 मिलेंगी। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हम रुपयों की संख्या, आपके रुपीज की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे इस टॉफीज का नंबर भी बढ़ता जा रहा है। बट दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे पर डिपेंड तो कर रहे हैं बट इक्वल नहीं है। तो इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे नंबर में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से अगर हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो आप ये देख पा रहे होंगे कि 2 2 जा 4 इक्वल हो गया, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 इक्वल हो गया। तो ये जो 2 है ना इट इज द कांस्टेंट नंबर बाय विच वी कैन इक्वल दीज टू नंबर्स। तो ये एक कांस्टेंट लाते हैं ना जिसकी वजह से इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, अब हमने कूलॉम ने क्या किया, कूलॉम ने ये किया कि इस फोर्स को इक्वल करने की कोशिश की जा रही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगा देंगे। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस k को हम लोग लिखते हैं क्या, इस k को हम लोग लिखते हैं k इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है k। ठीक है, अभी जो k होता है इसकी वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू पावर 9, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ओके, एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, ये होती है 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। ठीक है, तो ये तो होती है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू। इन्हीं वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की यही वैल्यू लगाते हैं, 4 पाई की वैल्यू लगाते हैं, तो वैल्यू निकल के आती है हमारी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या बन जाएगा हमारे पास, F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये होता है हमारा कूलॉम्स लॉ। ओके, अंडरस्टैंड। अब हम लोग एक कूलॉम लॉ का एग्जांपल समझ लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, तो इस एग्जांपल को समझते हैं। आपने अगर यहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो आप बोर्ड में भी कर लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, आ जाता है कई बार ऑप्शन में या फिर 2 नंबर में भी आ सकता है। तो देखिए क्या है ये, तो दो चार्जेस है, दो चार्जेस की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोकूलम एंड 10 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है हमको, 5 सेंटीमीटर। तो पहले तो क्वेश्चंस की सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमको क्वेश्चन में गिवन है वो हमने सब कुछ
लिख लिया है, ठीक है। माइक्रो कूलम को हम लोग चेंज कर लेते हैं कूलम में। एक माइक्रो कूलम में 10⁻6 कूलम चार्ज होता है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 10⁻6 कूलम। अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, इसको भी हम लोग किस में चेंज कर लेते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं, एसआई यूनिट में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर में अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 का मतलब होता है 10⁻2, और 10⁻2 अगर ऊपर लेके जाएंगे तो इट इज बिकम -2 मीटर। तो ये किस में हो गया, मीटर में हो गया। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, फोर्स पूछा जा रहा है। तो देखिए फोर्स का हम लोगों ने क्या फॉर्मूला देखा था, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हम लोगों ने देखा था फोर्स का फॉर्मूला। चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने आपको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बता दी थी। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9। ओके, Q1 हमारे पास कितना है, 10 माइक्रोकूलम। Q2 भी हमारे पास 10 माइक्रोकूलम है। तो पहले वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, 10 × 10⁻6। देखिए आपको फिजिक्स के लिए कैलकुलेशन बहुत बेहतरीन होना चाहिए। तो फिर से यहाँ पे Q2 की वैल्यू क्या है, 10 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई r²। r का मतलब क्या, ये जो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच की, दैट इज द r। अब यहाँ पे r की वैल्यू लगा देते हैं। तो r की वैल्यू क्या है, 5 × 10⁻2, और इसका क्या करना है, हमको स्क्वायर कर देना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पावर मैनेज कर लेते हैं। दिस इज -6 एंड दिस इज -6, एंड वी नो दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स द पावर बिकम्स एड अप। तो पावर क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी। -6 -6 -12 हो जाएगा। -12 एंड 9 कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास पावर कितनी हो जाएगी। और देखिए और क्या है हमारे पास, 10 × 10 100, 100 × 9 900। तो ये हो जाएगा 900 इंटू ये -12 और प्लस का 9। तो -12 और प्लस का 9 कितना हो जाएगा, -3 बचेगा। ओके, -12 प्लस का 9, तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब हमको पता है 10⁻2, व्हेन पावर के ऊपर अगर पावर लगी होती है, देन दीज टू पावर्स आर मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर। ये दोनों क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁴। ओके, अब हम लोगों को पता है, अब हम इस 25 का इसमें 900 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 25। अब इसको समझ लीजिए, ये 9 × 100 लिखा है, मैं लिख ही देता हूँ। 900 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9 × 100। अब 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स। 25 4 जा 100 और 9 4 जा 36। ओके, अब माइनस का 4 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा तो 10 पावर प्लस का 4 माइनस का 3, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब 10 को हम लोग लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻2 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको 360 भी लिख सकते हैं, 360 न्यूटन। इट इज अवर फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स आ जाता है। ठीक है, अब ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होती है, ठीक है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ठीक है, इन सब की डायमेंशंस देखेंगे। फोर्स की तो डायमेंशन आप लोगों ने डायमेंशन का चैप्टर पढ़ा होगा 11th में, तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होती है उसको देखेंगे। और भी जो भी टॉपिक है धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल